साथियों, कहते हैं कि संसद देश की हर समस्या का समाधान है। जनता का यहाँ पर हर एक अरमान है। संसद के पावन प्रांगण में राष्ट्र की उन्नति का विधान है। साथियों, जो संसद है वो लोकतंत्र का, भारतीय लोकतंत्र का, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च मंदिर है संसद। यहाँ जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उसके साथ में राष्ट्र निर्माण और कानून का निर्माण करते हैं। मेरे साथियों, ये पूरा विश्व का 7वां सबसे बड़ा जो देश है भारत है, एक महान देश है। और ये जो महान देश भारतीय संसद द्वारा संचालित होता है। एक संसद जो भवन है वो चूना और पत्थर से बना हुआ एक भवन नहीं है। वहाँ पर जनप्रतिनिधि इस देश को चलाते हैं और जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। मेरे साथियों, आइए आज हम भारत की विधायिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सबको विदित है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। उन 395 अनुच्छेदों में से जो संसद है, जिसको अपन विधायिका भी कह सकते हैं, संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। 79 से 123 तक विधायिका का वर्णन किया गया है। तो संसद के बारे में आज हम अच्छे ढंग से जानेंगे। मेरे साथियों, उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए, संसद 79 क्या कहता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी संसद के 3 अंग होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो 79। अब आप सबको यह भी पता है कि संसद, जो नई संसद है, नई संसद बन गई है और 10 दिसंबर 2020 को नई संसद का उद्घाटन पीएम नरेंद्र जी मोदी ने किया है। नई संसद बनी है, आलीशान जानदार नई संसद भवन का निर्माण कर दिया गया है और 10 दिसंबर 2020 को इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया है। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण टाटा ग्रुप ने करवाया है। उसी के साथ में इसका जो वास्तुकार था, वास्तुकार था विमल देशमुख जी, इसके वास्तुकार थे। वास्तुकार मतलब इसका नक्शा बनाने वाला विमल हसमुख जी पटेल साहब इसके क्या थे? वास्तुकार थे। मेरे साथियों, तो ये नई संसद बन गई है। अब अपन देखते हैं कि जो 79 है, इसके अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं। जो राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में किया गया है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा उच्च सदन, इसका 1954 से पहले इसका नाम स्टेट्स ऑफ काउंसिल था। मेरे साथियों, स्टेट्स ऑफ काउंसिल था। लेकिन 1954 में नाम बदलकर इसका राज्यसभा नाम कर दिया गया है और आर्टिकल 80 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। इसके संरचना के बारे में, इसके गठन के बारे में उल्लेख 80 के तहत किया गया है। अब इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या मेरे साथियों 250 हो सकती है, जिसमें से निर्वाचित 238 सदस्य होते हैं। निर्वाचित 238 सदस्य होते हैं। उसी के साथ में मनोनीत 12 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 82 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय ऐसे व्यक्ति को जो कला साहित्य समाज और विज्ञान में विशेष ख्याति प्राप्त होते हैं, उनको 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। तो 238 और 12 250 अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। अब वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है मेरे साथियों। इसमें से जो निर्वाचित है वो 238 होते हैं और मनोनीत 12 होते हैं। 233 निर्वाचित होते हैं, जिसमें से राज्यों में से 28 राज्यों में से 225 सदस्यों का क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है 225 सदस्यों का। और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से
8 का निर्वाचन किया जाता है। 8 का क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। जम्मू कश्मीर से 4, उसके साथ में दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1 सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ से कोई भी सदस्य नहीं चुना जाता है। तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। 233 का निर्वाचन होता है, 12 का मनोनयन होता है राष्ट्रपति महोदय द्वारा आर्टिकल 82 के अनुसार। जो कला साहित्य समाज और विज्ञान में विशेष ख्याति प्राप्त होते हैं, ऐसे 12 सदस्यों का मनोनयन देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। अब मेरे साथी, जो राज्यसभा का सदस्य है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहले जो राज्यसभा है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक को सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके साथ में उसकी कम से कम उम्र कितनी हो राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए? 30 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए। कम से कम न्यूनतम उम्र 30 साल की होनी चाहिए। कार्यकाल, राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन स्थायी सदन है कार्यकाल, लेकिन मेरे साथियों इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 साल का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 2/3 सदस्य हटते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। अब जो निर्वाचक मंडल है, राज्यसभा का जो निर्वाचक मंडल है, यानी इनका निर्वाचन कौन करेगा? जो 245 सदस्य हैं, 245 में से 233 सदस्य हैं, 233 सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा? तो जो एमएलए हैं, विधानसभा के सदस्य, एमएलए हैं जो विधानसभा के सदस्य हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, यानी विधानसभा प्रतिनिधि सदस्य हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों का क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। अब निर्वाचन की पद्धति कौन सी होगी? अब निर्वाचन की पद्धति है आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। और आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये होती है कि मान लीजिए कि आप किसी भी विधानसभा के सदस्य हैं, यानी आप किसी भी विधानसभा के एमएलए हैं और 3 उम्मीदवार सामने खड़े हैं राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए। 3 उम्मीदवार सामने खड़े हैं, तो आपको 3 वोट देने पड़ेंगे। 3 वोट ऐसे देने पड़ेंगे कि 3 उम्मीदवार A, B, C, 3 उम्मीदवार हैं, ये तीनों खड़े हैं। अब आपको तीनों को 3 वोट देने पड़ेंगे, लेकिन वरीयता के अनुसार देना पड़ेगा कि भाई साहब पहला वोट तो मैं A को देता हूँ, पहली चॉइस मेरी A है, दूसरी चॉइस B है और तीसरी चॉइस C है। इस प्रकार से वोट दिए जाते हैं। आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। तो कार्यकाल, सदस्यों का तो कार्यकाल 6 वर्ष का। वैसे राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होती है। लोकसभा भंग हो जाती है 5 साल के बाद में, तो भंग होती है, लेकिन बीच में भी भंग हो सकती है। निर्वाचक मंडल यानी राज्य की जो विधानसभाएं हैं, देश की जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, जिनको अपना MLA, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली कहते हैं, विधानसभा प्रतिनिधि सदस्य कहते हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। पद्धति कौन सी होती है? आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। उसी के साथ में राज्यसभा की जो विशिष्ट शक्तियाँ, जो विशेष शक्तियाँ होती हैं, जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, केवल राज्यसभा को प्राप्ति है, केवल राज्यसभा को प्राप्त है विशेष शक्तियाँ। अब जो विशेष शक्तियाँ हैं मेरे साथियों, विशेष शक्तियाँ अनुच्छेद 249 के अनुसार जो राज्य सूची का विषय है, जो राज्य सूची का कोई भी राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं मेरे साथियों। संघ सूची में 97 विषय हैं, संघ सूची में 97 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब कोई भी विषय जो राज्य सूची का विषय है, उस राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है कौन? केवल और केवल राज्यसभा के पास में ये शक्ति है, लोकसभा के पास में नहीं है। यानी राज्य सूची का कोई विषय है, उस विषय को संसद के सामने कानून बनाने के लिए रख सकती है। ऐसी शक्ति केवल और केवल किसके पास में है? राज्यसभा के पास में है। सीधे तौर पर अपने ये कह सकते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कौन कर सकती है?
राज्यसभा कर सकती है अनुच्छेद 249 के अनुसार। उसी के साथ में अगली इसकी जो विशिष्ट शक्ति है वो यह है अनुच्छेद 312 के अनुसार, अनुच्छेद 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। यानी ये जो सदस्य हैं, टोटल सदस्य हैं कितने, 245 सदस्यों में से 2/3 बहुमत के माध्यम से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। कौन? राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। और ये सेवाएं वर्तमान में 3 हैं। वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में 3 हैं। एक तो IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और एक है IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और ये नई स्थापित की गई 1966 में। ये तो इस तरह अनुच्छेद 312 के अनुसार जो राज्यसभा है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। उसी के साथ में अगली इसकी कोई अगर विशिष्ट शक्ति है तो अनुच्छेद 67 के अनुसार, अनुच्छेद 67 के अनुसार जो इनके सभापति कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही रखा जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो ऐसा प्रस्ताव अगर कोई लाएगा, किसी सदन में लाया जाएगा, तो सबसे पहले कौन से सदन में लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। तो मेरे साथियों ये थी राज्यसभा। ये क्या थी? राज्यसभा। और ये राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिनमें से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय द्वारा 82 के अनुसार कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवाओं में विशेष ख्याति प्राप्त रखने वाले लोगों का किया जाता है। आगे क्या है? आगे लोकसभा है मेरे साथियों। अब जो लोकसभा है अनुच्छेदों के अनुसार भी देखेंगे सारी को, लेकिन मेरे साथियों जो लोकसभा है लोकप्रिय सदन है, लोकप्रिय सदन है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के बारे में वर्णन किया गया है। अगर राज्यसभा की अपने एक बड़ी छोटी सी बात ये करें कि राज्यसभा की अधिकतम सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से है, और उत्तर प्रदेश में 31 है। जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 10 है। यानी राजस्थान की विधानसभा जयपुर द्वारा 10 सदस्य चुनकर भेजते हैं कहाँ पर? राज्यसभा में। तो 10 राजस्थान से है, उत्तर प्रदेश से 31 हैं। जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में 50 राज्य हैं मेरे साथियों, और अमेरिका में प्रत्येक राज्य को 2 सीटें दी गई है। यानी सीनेट, जो स्थिति सीनेट की है अमेरिका में, जो स्थिति हमारे देश में राज्यसभा की है, यानी अमेरिका में प्रत्येक राज्य 2 सदस्य चुनकर भेजता है सीनेट में। तो टोटल सदस्यों की संख्या 100 हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर, हमारे देश में जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। तो ये था अधिकतम सीटें उत्तर प्रदेश से 31, राजस्थान से कितनी है? 10 है मेरे साथियों। और टोटल अधिकतम 285 सदस्यों की संख्या हो सकती है। वर्तमान में 245 हैं, जिनमें से 233 कहाँ से 233 का निर्वाचन होता है, राज्यों से 225 और केंद्र शासित प्रदेशों से 8। अब जो लोकसभा है लोकप्रिय सदन है। 80 के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन किया गया है। 81 में लोकसभा का गठन किया गया है। अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारत की एक संसद होगी और संसद के 3 अंग होंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 52 के अनुसार ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
एक निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा मेरे साथियों। अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पत्ती के द्वारा निर्वाचन किया जाएगा। उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होगा। राष्ट्रपति महोदय का पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। राष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती हैं वो 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसी के साथ में शर्तें ये हैं कि कम से कम 20,000 जमानत राशि, 50-50 प्रस्तावक अनुमोदक और 60 के तहत शपथ और अनुच्छेद 61 में महाभियोग लाया गया है। और अगर राष्ट्रपति महोदय की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति महोदय के स्थान पर उपराष्ट्रपति महोदय कार्य करेगा अनुच्छेद 62 के अनुसार। लेकिन अनुच्छेद 81 क्या कहता है, लोकसभा का गठन किया गया है। मेरे साथियों, लोकप्रिय सदन है। लोकसभा का चुनाव जो होते हैं उसको आम चुनाव कहते हैं, क्योंकि भारत की सारी जनता जिस चुनाव में भाग लेती है उसको आम चुनाव कहते हैं। और 81 के तहत लोकसभा का गठन किया गया है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या मेरे साथियों 552 हो सकती है, 552 हो सकती है, जिसमें से निर्वाचित तो कितने होंगे, 550 होंगे और 2 का मनोनयन किया जाएगा। 2 का क्या किया जाएगा, मनोनयन किया जाएगा। आप सबको यह भी विदित है कि मेरे साथियों हमारा जो देश है, जो महान देश है, जो भारत है, वो ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है, ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है। अब 2 संस्कृतियों का समागम होगा। 2 संस्कृतियाँ, एक अंग्रेज संस्कृति, एक भारतीय संस्कृति, है ना। ब्रिटेन और फ्रांस के लोग अपने देश में आए, वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार करने के लिए आए और हमें गुलाम बना दिया। 2 संस्कृतियों का समागम हुआ। तो ब्रिटेन का कोई नागरिक हो सकता है, भारतीय कोई महिला हो सकती है। दोनों ने ब्याह कर लिया। दोनों ने क्या कर लिया मेरे साथियों, ब्याह कर लिया, क्योंकि 2 संस्कृतियों का समागम हो रहा है। अरे 2 संस्कृतियाँ मिल रही है मेरे साथियों। तो ब्रिटेन का नागरिक है, भारतीय महिला है, भारतीय युवती है, दोनों ने शादी कर ली। 15वां संस्कार, गर्भाधान, पुष्पन, सीमंतोन्नयन, जातक्रमण, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्ण भेद, विदारम, केशांत और समावर्तन, विवाह है। जो 15वां संस्कार है, सबसे गौरवशाली संस्कार है। दोनों ने विवाह कर लिया। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा मेरे साथियों। दोनों ने ब्याह कर लिया और जैसे ही अंग्रेज यहाँ से गए तो वो ब्याह करने वाला जो नागरिक था ब्रिटेन का, वो ब्रिटेन जा रहा है छोड़ के उसको। अब हमारे तो जन्म जन्म का साथ होता है, ब्रिटेन में तो 2 दिन की शादी होती है, घंटों घंटों की शादी होती है। हमारे तो जन्म जन्म का साथ होता है शादी का। तो भारतीय युवती ने कहा कि ये गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है, बाप का होना जो भी है, कैसे जाना है शादी करके, कैसे तो फिर रुक यहाँ। तो उसको रुकना पड़ा मेरे साथियों। सीधे तौर पे मेरा कहना के मतलब ये है, तो रुकना पड़ा और रुका तो भारतीय नागरिक हो गए। अब उनसे जो बच्चे हुए, अब वो अल्पसंख्यक रह गए। बच्चे हुए उनसे अल्पसंख्यक रह गए। तो उन्होंने मांग उठाई कि बस अब हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हमारा भी संसद में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, राजनीति में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अरे मेरे साथियों, अब में से यही तो है कि भाई तो मेरे साथियों, तो इनको प्रतिनिधित्व दिया गया। तो आंग्ल भारतीय, इनको क्या कहा गया, आंग्ल भारतीय कहा गया। आंग्ल भारतीय कहा गया। आंग्ल भारतीय कहा गया। 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था। अब लेकिन आगे क्या होता है, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी होती है, निर्वाचित तो होते हैं 524 राज्यों से, निर्वाचित 524 राज्यों से मनोनयन की प्रक्रिया को हटा दिया गया। लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन किया जाता था उस प्रक्रिया को हटा दिया गया है और 104वां संविधान संशोधन 2020 में पारित किया गया। और 2020 के बाद में लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीयों का निर्वाचन किया जाता था उस निर्वाचन की प्रक्रिया को हटा दिया गया। निर्वाचित मनोनयन की प्रक्रिया को हटा दिया गया है। अब वर्तमान में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 552 की जगह 585 हो सकती है मेरे साथियों। अब 524 का तो राज्यों द्वारा, 28 राज्यों द्वारा क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा प्रत्यक्ष तौर से जनता के द्वारा। और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्यों का वर्तमान में निर्वाचन किया गया। दिल्ली से 7 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर से 5 हैं, उसी के साथ में लद्दाख से 1 और दमन दीव और दादरा नगर हवेली से 2 और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से 1-1। तो ये हो गए टोटल कितने हो गए, 19 सदस्य हो गए मेरे साथियों। तो वर्तमान में इनकी सदस्यों की संख्या कितनी है, 524 प्लस में ये 19 मेरे साथियों, ये हो गई 543। वर्तमान में 543 है। अधिकतम वर्तमान में 552 हो सकती है क्योंकि 2 को हटा दिया गया।
आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की प्रक्रिया को हटा दिया गया है, जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती थी। अब जो लोकसभा है इसका पुराना नाम वही था, हाउस ऑफ पीपुल। हाउस ऑफ पीपुल इसका पुराना नाम था, यानी 1950 में उस समय हाउस ऑफ पीपल इसका नाम था। हाउस ऑफ पीपुल, पीपल या पीपुल नाम था इसका, यानी जनता, जनता का सदन था इसका नाम था। लेकिन 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया है, और लोकसभा कर दिया गया है। अब इसके सदस्यों की जो योग्यताएं हैं, अगर आप सदस्यों की योग्यताएं, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं देखें तो कम से कम वह 25 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया या पागल ना हो, है ना, और उसी के साथ में कोर्ट द्वारा दंडित न किया गया हो, ये भारत की किसी भी निर्वाचक नामावली में उसका नाम हो। ये तो हो गया इसकी सदस्यों की योग्यता। लोकसभा के सदस्यों की बात हो रही है मेरे साथियों। कार्यकाल लोकसभा के सदस्यों का सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसी के साथ में निर्वाचक मंडल कौन है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचक मंडल कौन है, भारतीय जनता। भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों को अपन सीधे तौर पे कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब पद्धति तो है ही, पद्धति तो सीधा मतदान द्वारा, है ना, जो अग्रिम, जो अग्रसर अग्रिम रहेगा, जो विजेता रहेगा, एक वोट से भी जीत हो सकती है, तो जो अग्रिम रहेगा वो विजेता रहेगा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर से क्या किया जाएगा, इसका लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा मेरे साथियों। वर्तमान में इनकी सदस्यों की संख्या कितनी है, 543। लेकिन परिसीमन आयोग द्वारा इनकी सीटों में बढ़ोतरी होती है। अनुच्छेद 82 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद में पुनर्समायोजन किया जाएगा इनकी सीटों का, यानी परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, जनसंख्या के अनुसार इनकी सीटों को घटाया बढ़ाया जाएगा। अब लोकसभा की सीटों के साथ में राज्य विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, यानी अब परिसीमन आयोग अब कार्य करेगा। अब जनगणना होगी, वैसे 2026 में किया जाना था, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन अब जैसे ही जनगणना होगी, जनगणना के बाद में सीटें बढ़ाई जाएंगी निश्चित तौर से। अब अपन लोकसभा की अगर विशिष्ट शक्तियाँ, अपन राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ देखे थे कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। उसी के साथ में 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है। उसी के अनुसार अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पारित किया जा सकता है। उसी तरीके से लोकसभा की भी कुछ विशेष शक्तियां हैं, यानी ऐसी शक्तियां जो केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। पहली बात तो यह है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद, इट मीन्स मंत्रिपरिषद का मतलब यह है कि तीनों प्रकार के मंत्री, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों मंत्री शामिल होते हैं, तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। वो जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायित्व होती है। अब बजट आया है, और ये जो बजट है वो बजट केवल लोकसभा में ही क्या होता है, पेश होता है, लोकसभा में ही पेश होता है। उसी के साथ में जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा में ही रखा जाता है। उसके साथ में जो अनुच्छेद 108 के अनुसार जो संसद की संयुक्त बैठक होती है, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता केवल लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकता है, राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता। अनुदान से संबंधित जितनी भी मांगे हैं वो भी लोकसभा में ही रखी जाएंगी। तो ये थे मेरे साथियों राज्यसभा और लोकसभा। अब अगर अपन अनुच्छेदों के अनुसार देखें, हमने अनुच्छेद लगभग 1 से और 80 तक का अध्ययन कर लिया है, लेकिन फिर भी अपन अगर मोटे मोटे तौर पे देखते हैं तो अनुच्छेद 79 तो सीधा तौर पे कहता है कि संसद का गठन करता है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा, अनुच्छेद 82 में क्या परिसीमन आयोग, यानी प्रत्येक जनगणना के बाद में सीटों का पुनर्समायोजन किया जाएगा। अनुच्छेद 83 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की अवधि कितनी होती है, अवधि तो सीधे तौर पे अपन को पता है कि मेरे साथियों ये तो स्थायी सदन है राज्यसभा तो, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लोकसभा का 5 साल का होता है ना, सामान्यतः कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। उसी के साथ में संसद सदस्यों की योग्यता है अनुच्छेद 84 के अनुसार। अनुच्छेद 85 में जो संसद का जो सत्र है, संसद सत्र, अनुच्छेद 85, संसद का जो सत्र है, संसद सत्र को आहूत राष्ट्रपति करता है,
सत्राहूत, यानी संसद का जो सत्र है, जो मीटिंग है, जो बैठक है, वो राष्ट्रपति महोदय बुलाता है। उसी के साथ में सत्र का अवसान, सत्रावसान भी राष्ट्रपति महोदय ही करता है, लेकिन भंग करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। तो 85 में यह है। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, 3 सत्र होते हैं संसद के मेरे साथियों। और उसी के अनुसार 86 के अनुसार, यानी जो राष्ट्रपति महोदय है, ये राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण देता है, अभिभाषण देता है, यानी अपनी बात रख सकता है किसके सामने, संसद की बैठक के सामने अपनी बात रखता है, अभिभाषण दे सकता है। हाँ, संसद की बैठक के सामने अनुच्छेद 87 के अनुसार विशेष अभिभाषण है राष्ट्रपति महोदय का। दोनों में अंतर यही है, यहाँ पर अभिभाषण है, यहाँ पर विशेष अभिभाषण है। और विशेष अभिभाषण का मतलब ये होता है मेरे साथियों कि जब नई लोकसभा का चुनाव होता है, नई लोकसभा के चुनाव होने के बाद में प्रथम बैठक होती है, मंत्रिपरिषद का निर्माण कर लिया जाता है और लोकसभा के सदस्यों या मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किए गए भाषण को कौन पढ़ता है, राष्ट्रपति महोदय पढ़ता है। उसको कहते हैं विशेष अभिभाषण। यानी जब पहली बैठक होती है विशेष भाषण, विशेष अभिभाषण कहते हैं। उसी के साथ में 88 में, 87 तो हो ही गया, 87 हो गया। 88 में जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी संसद की किसी भी बैठक में, संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। 88 में महान्यायवादी होता है, कानून का ज्ञाता होता है मेरे साथियों। और यह महान्यायवादी महोदय संसद की जो बैठकें होती हैं, संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, आराम से अपनी बात को रख सकता है, बोल सकता है ये, लेकिन मत देने का अधिकार इसको नहीं है। मत देने का अधिकार महान्यायवादी महोदय को नहीं है। आगे 89 से 92 तक है जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा के सभापति मतलब राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा का सभापति महोदय और उपसभापति महोदय राज्यसभा के सदस्यों में से एक निर्वाचित किया जाता है। इनसे संबंधित प्रावधान है। अब राष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, सॉरी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी और उनको वेतन राज्यसभा का सभापति होने के नाते मिलता है मेरे साथियों। तो अब लोकसभा में की सीटें अगर वहाँ पर देखते हैं कि सबसे अधिकतम सीटें कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में सीटें हैं इनकी 80 लोकसभा की उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक सीटें हैं, कितनी 80। अपने राजस्थान से कितनी है 25 हैं। अब जल्द ही परिसीमन होगा 28 के अंत तक और सीटें लोकसभा की बढ़ जाएंगी, विधानसभाओं की बढ़ जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान। मेरा आपसे पुनः निवेदन है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान।